हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हेल्प पर आरपीएससी आरएसएसबी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, हम बात कर रहे हैं पीवाई की सीरीज आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस के बारे में। साथियों, ये सीरीज जो है न कि सिर्फ सेकंड ग्रेड साइंस अपितु साइंस के जितने भी एग्जाम हैं उन सबके लिए महत्वपूर्ण है। अतः आप सभी व्यक्ति जो है साइंस से रिलेटेड अगर एग्जाम की तैयारी करें तो आप इसे जरूर देखें और साथियों अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें। आज की सीरीज़ का पहला जो प्रश्न है मेरे दोस्तों वो ये है कि एक पारितंत्र में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का प्रतिशत कितना है। साथियों, बड़ा ही सिंपल प्रश्न इन्होंने पूछा है कि एक पोषण स्तर से, यानी कि अगर इसको T1 समझ लें तो T1 से T2 पर अगर जाएगी एनर्जी तो स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का कितना प्रतिशत है। तो आपने सबने एक नियम पढ़ा होगा ऊर्जा के 10% का स्थानांतरण का नियम, यानी कि 10% ऊर्जा ही साथियों एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर जाती है। तो साथियों, अगर बात करी जाए कि यहाँ पर अब अगर मान लो कोई यहाँ पर ए एक ट्रॉपिक लेवल का है यहाँ पर 100 किलो जूल अगर इसके पास है, तो साथियों बी के पास जब एनर्जी जाएगी तो वो मेरे दोस्तों इसका 10% ही जाएगी, यानी कि 10 किलो जूल ही आगे ट्रांसफर होगी, बाकी 90% वो खुद कंज्यूम कर लेगा। अब साथियों बात करें अगले प्रश्न की, तो इसका सही आंसर तो मेरा हो जाएगा मेरे दोस्तों हो जाएगा 10%। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 122। इसमें कह रहा है कि C21, C19 व C18 स्टीरॉयड के उत्पादन से संबंधित ग्रंथि कौन सी है। आपको ध्यान होगा मेरे दोस्तों, स्टीरॉयड के उत्पादन से संबंधित ग्रंथि यहाँ पर पूछा गया है। ये तीनों स्टीरॉयड के प्रकार हैं और पहला ऑप्शन यहाँ पर वर्षण, दूसरा है थाइमस, तीसरा है अधिवक्र और चौथा है थायराइड। आपको ध्यान है अधिवक्र ग्रंथि को ही एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। अब इसका सही आंसर तो मेरे दोस्तों एड्रिनल हो जाएगा, क्योंकि एड्रिनल से ही स्टीरॉयड हार्मोन निकलते हैं। एक स्टीरॉयड हार्मोन है ग्लूकोकोर्टिकोइड, दूसरा है मिनरल कोर्टिकोइड। तो साथियों ये दोनों जो हार्मोन है वो किससे निकलते हैं? एड्रिनल कोर्टेक्स से निकलते हैं। एड्रिनल का भी जो कोर्टेक्स वाला भाग है मेरे दोस्तों वहाँ से निकलते हैं ये स्टीरॉयड। तो साथियों इस प्रश्न में तो इन्होंने सीधा सीधा ग्रंथि दे दी, लेकिन एक प्रश्न मैंने पहले देखा था जिसमें स्टीरॉयड के बारे में पूछा गया था और यहाँ पर अधिवृक्क के ही पार्ट दे दिए थे। तो उसमें साथियों जो कोर्टेक्स वाला जो भाग था वहाँ पर आपको राइट क्लिक करना था, यानी कि कोर्टेक्स वाला जो पोर्शन है उससे निकलता है। अब मुझे आप कमेंट करके ये जरूर बताएं कि थाइमस जो ग्लैंड है उससे कौन सा हार्मोन निकलता है और वो क्या काम आता है, क्योंकि मुझे पता है वर्षण और थायराइड का तो आपको आता होगा, लेकिन थाइमस का आप जरूर बताएं। तो साथियों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं कि आरपीएससी पीवाईक्यू सीरीज एक यूट्यूब पर ऐसे चल रही है और ये छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से मैं आपकी ये जो क्वेश्चंस है उनको मैं आसान बनाता हूं। तो साथ ही अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। डीएनए के विशिष्ट जीन खंड के किण्वक आधारित प्रवर्धन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयोगी है। अब ये बात कर रहा है साथियों प्रवर्धन की, यानी कि एम्प्लीफिकेशन की। और एम्प्लीफिकेशन साथियों आपको ध्यान है एक ही टेक्निक से होता है और ये डीएनए के विशिष्ट जीन के खंड के, यानी कि ये मान लो ये एक डीएनए, अपन जानते हैं डीएनए की संरचना कुछ ऐसी होती है जो कि मैंने गंदी से बनाई है। उसका मान लो ये कह रहा है एक खंड, ये खंड अपन ने मान लो ले लिया, कोई सा भी एक खंड अपन ले लेते हैं दोस्तों। ये खंड ले लिया, ये खंड ले लिया और इस खंड के किण्वक आधारित प्रवर्धन के लिए अब इसका अपन को करना है साथियों मेरे दोस्तों प्रवर्धन, यानी कि एम्प्लीफिकेशन। इस एक खंड से अपन को कई सारे खंड बनाने हैं। तो साथियों कौन सी विधि यहाँ पर महत्वपूर्ण होगी मेरे दोस्तों? तो यहाँ पर पहला है डीएनए संकरण, बिल्कुल नहीं। चौथा है न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमण, न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमण बिल्कुल नहीं होगा। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया यानी कि पीसीआर मेरे दोस्तों, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और चौथा यहाँ पर व्युत्क्रम अनुलेखन, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर मेरे दोस्तों ऑटोमेटिक है, आप सीधा सीधा यहाँ पर प्रवर्धन नाम सुनते ही आपको ध्यान हो क्लिक हो जाना चाहिए कि प्रवर्धन एम्प्लीफिकेशन एक ही टेक्निक में होता है, वो है मेरे दोस्तों पीसीआर। तो इसका सही आंसर मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? पीसीआर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों ये जो है प्रश्न जो है मेरे दोस्तों इकोलॉजी से आया है, वो जैविक अनन्य क्रिया जिसमें एक जीव का दूसरे पर प्रतिकूल प्रभाव होता है। साथियों मैं आपको बता दूं ये जो यूनिट है आपकी इकोलॉजी और इकोसिस्टम वाली, इसका हमें इस यूनिट से हमेशा प्रश्न देखने को ही मिलता है, लेकिन ये सीधा और सरल प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आया, लेकिन नीट में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड पूछते हैं। वो जैविक अनन्य क्रिया जिसमें एक जीव का दूसरे पर प्रतिकूल प्रभाव होता है, यानी कि एक प्लस है तो दूसरा माइनस का इफेक्ट करेगा, यानी कि एक फायदा पहुंचा रहा है तो दूसरा नुकसान पहुंचाएगा। अब ऑप्शन देखते हैं सौपकारिता। सौपकारिता मेरे दोस्तों दोनों ही प्लस प्लस पहुंचाते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। अब साथियों बात करें अगला यहाँ पर जो है सहभोजिता। क्या है? सहभोजिता। सहभोजिता में एक प्लस है तो मेरे दोस्तों दूसरा यहाँ पर जीरो है, यानी कि एक उदासीन रहेगा और एक यहाँ पर दूसरे को लाभ पहुंचाएगा, तो एक प्लस रहेगा। अगला है मेरे दोस्तों यहाँ पर असहभोजिता।
असहभोजिता जो है मेरे दोस्तों यहाँ पर एक प्लस रहता है, तो दूसरा यहाँ पर मेरे दोस्तों विपरीत प्रभाव यानी कि प्रतिकूल प्रभाव डालता है वो माइनस होता है। तो इसका सही आंसर तो हो जाएगा असहभोजिता। तो इस प्रश्न का सही आंसर मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? असहभोजिता। असहभोजिता जो है मेरे दोस्तों एक दूसरे पर यहाँ पर एक दूसरे को जो है मेरे दोस्तों यहाँ पर एक फायदा पहुँचाता है, तो एक उसका प्रतिकूल इफेक्ट जो है वो यानी कि नुकसान पहुँचाने वाला काम करता है। इस सीरीज का साथियों अगला प्रश्न जो है मेरे दोस्तों, ट्रू फंजाई यानी कि वास्तविक कवक एवं प्रजीव जिसे प्रोटिस्ट बोलते हैं के मध्य एक कड़ी निरूपण करने वाला कवक का वर्ग कौन सा है? 4 कवक के वर्गों के नाम आपको दे रखे हैं और पूछा गया है कि प्रोटिस्ट और ट्रू फंजाई के बीच में जो एक कड़ी का काम करने वाला जो कवक का वर्ग है वो कौन सा है? पहला है जाइगोमाइसेटीज, दूसरा है एस्कोमाइसेटीज, तीसरा है बेसिडियोमाइसेटीज और चौथा है किट्रिडियोमाइसेटीज। साथियों प्रश्न बहुत रेयर है, कहीं बहुत ही मतलब जाने कहाँ से खोद के पूछा है, और ये जो प्रश्न है सरल है, सीधा एकदम याद करने वाला प्रश्न है। सीधी इसने लिंकिंग मतलब एकदम जो कड़ी होती है लिंक वाली कड़ी वो पूछ लिया है। तो इसका सही आंसर मेरे दोस्तों वो होगा किट्रिडियोमाइसिटीज। किट्रिडियोमाइसिटीज वो वर्ग है जो प्रोटिस्ट और कवक के बीच का लिंक बनाने का काम करता है। तो मेरे दोस्तों इनके बीच की जो कड़ी है वो कौन है? किट्रिडियोमाइसिटीज। तो साथियों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि इसमें अपन क्या और अच्छा कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। अगुणित उत्पाद की उत्पत्ति हेतु एक स्वस्थ पादप का निम्नलिखित में से कौन सा भाग कार्द्योतक के रूप में प्रयुक्त किया जाना चाहिए? टिश्यू कल्चर से साथियों ये आपका ये जो प्रश्न है वो बनकर आया है टिश्यू कल्चर से। तो इसमें ये पूछ रहा है अगुणित पादप अपन को प्राप्त करना है, यानी कि हैप्लॉइड प्लांट आपको यहाँ पर चाहिए। तो हैप्लॉइड के लिए साथियों मेरे दोस्तों जो आपका जो टिश्यू है वो भी हैप्लॉइड ही होना चाहिए। विभजोतक बिल्कुल नहीं, पुष्पकलिका बिल्कुल नहीं, अपस्थानिक कलिका बिल्कुल नहीं, परागकण यहाँ पर मेरे दोस्तों बिल्कुल होगा। पोलेन ग्रेन्स जो होते हैं मेरे दोस्तों वो खुद हैप्लॉइड होते हैं यानी कि अगुणित होते हैं। तो अगुणित को जब अपन लेंगे तो अगुणित प्लांट ही यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर जो है मेरे दोस्तों सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि परागकण पोलेन ग्रेन्स इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों यहाँ पर माइकोप्लाज्मा अन्य प्रोकैरियोट से भिन्न है, यानी कि इसने माइक्रोप्लाज्मा में वो विशेषता बतानी है जो अन्य प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलती। पहला ऑप्शन है कोशिका भित्ति में काइटिन की उपस्थिति, बिल्कुल नहीं। कोशिका भित्ति में म्यूरिन की उपस्थिति, बिल्कुल नहीं। कोशिका भित्ति में प्रोटीन की उपस्थिति, बिल्कुल नहीं। कोशिका भित्ति स्वयं की अनुपस्थिति से, यानी कि माइकोप्लाज्मा में जो है मेरे दोस्तों यही सही आंसर है। माइकोप्लाज्मा में लैक ऑफ सेल वॉल पाया जाता है, यानी कि कोशिका भित्ति का अभाव पाया जाता है, तो उसकी जो है अनुपस्थिति यहाँ पर प्रेजेंस नहीं होती। तो मेरे दोस्तों का सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि यहाँ पर जो है मेरे दोस्तों कोशिका भित्ति अनुपस्थित मिलती है। तो ये था माइकोप्लाज्मा से जुड़ा प्रश्न। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों भिंडी ओकरा जिसे लेडी फिंगर बोला जाता है, ओकरा में उपस्थित बीजांड न्यास का प्रकार कौन सा है? भिंडी का बीजांड न्यास इन्होंने सीधा सीधा पूछा है सन 2018 में। भित्तीय, स्तंभीय, परिभित्तीय, मुक्त केंद्रीय। स्तंभीय बीजांड न्यास जो है मेरे दोस्तों वो भिंडी में मिलता है। आप प्रश्नों का आकलन देख लीजिए कि कभी कभी जो वहाँ पर है ना सीधा बीजांड न्यास पूछ लिया जाता है। आप पुष्प सूत्र रट रहे हैं उससे पार नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा बीजांड न्यास से भी आपका काम हो सकता है। तो साथियों कौन सा बीजांडन्यास भिंडी में मिलेगा? स्तंभीय मिलेगा। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों यहाँ पर सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित एक स्पीसीज का उदाहरण, पुलुलुलेरिया, क्लोरोबियम, एजोटोबैक्टर और फ्रेंकिया। तो साथियों सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण और असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण दोनों के जो उदाहरण है वो आप जरूर पढ़कर जाएं। तो साथियों इसका सही आंसर तो फ्रेंकिया होगा। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ ये यहाँ पर सीधा प्रश्न आजकल नाइट्रोजन स्थिरीकरण से कई परीक्षाओं में देखने को मिलता है कि सहजीवी और असहजीवी के उदाहरण। साथियों आज की सीरीज का जो है अंतिम प्रश्न जो है मेरे दोस्तों वो है निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्योगज डीएनए तकनीक का एक उत्पाद नहीं है? ये नहीं है वाले प्रश्न साथियों आरपीएससी कहीं पूछती है। अगर आप 10 प्रश्न भी देखेंगे तो उसमें 2 प्रश्न साथियों नई वाले आ जाएंगे। पहला है ग्लोफिश, दूसरा है बीटी कपास, तीसरा है फ्लावर सेवर और चौथा है डोली। तो साथियों ऊपर के जो 3 हैं ये सब जो है मेरे दोस्तों ये रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी डीएनए जो टेक्निक है साथियों उसके ही प्रोडक्ट है, यानी कि पुनर्योगज डीएनए तकनीक के प्रोडक्ट है। लेकिन डोली भेड़ जो है मेरे दोस्तों ये रोजलिन इंस्टीट्यूट ने बनाई थी और डोली जो है मेरे दोस्तों क्लोनिंग से बनी थी, यानी कि ये क्लोनिंग प्रोसेस से बनी थी। तो डोली इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि उसने नहीं पूछा था। तो साथियों आज की छोटी सी सीरीज का ये थे कुछ 10 प्रश्न जो मैंने आपके साथ शेयर किए। इसी प्रकार आप इस सीरीज से जुड़े रहिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।